तो बेटा आज हम चालू करने वाले 11th के फर्स्ट चैप्टर। तो सब एकदम ध्यान से समझना और सुनना है ना, क्या होता है लिविंग वर्ल्ड, जो बायोडाइवर्सिटी है, जीव है, वो क्या है, कैसे है, क्यों बने, है ना, ये सब चीजें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर। ये है चैप्टर 1, है ना, लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड का मतलब सिंपल ध्यान से समझना। लिविंग का मतलब होता है क्या, जीव, जो जिंदा है उसकी बात करेंगे, जो जी रहा है, यहाँ सरवाइव कर रहा है उसकी बात करेंगे, है ना। तो लिविंग वर्ल्ड सर, तो ये बेटा देखिए, यहाँ पर छोटे से छोटे जीव से लेकर बड़े से बड़ा विकसित जीव तक क्या है, ये सब लिविंग है। ठीक है, हम छोटे से छोटे बैक्टीरिया की भी बात करेंगे, बड़े से बड़े मगरमच्छ की भी बात करेंगे, मछली, चिड़िया, सब की बात करेंगे, क्योंकि ये सब क्या है बेटा, जीव है ना। और एक जीव होने के लिए क्या होना चाहिए बेटा, कम से कम एक सेल तो होना चाहिए। तो हम इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, क्या होता है लिविंग। ठीक है, सिंपल सिंपल सवाल क्या है, सवाल है व्हाट इज लिविंग, क्या है लिविंग, है ना, क्या है जीव। सबसे पहले तो लिविंग क्या है बेटा, जिसके पास क्या हो, लाइफ हो, है ना, पोजेस लाइफ, है ना। जिसके पास लाइफ हो और कम से कम उसके पास एक सेल होना चाहिए। सेल क्या है, तो सेल क्या है बेटा, सिंपल सी बात है ना। सेल एक बेसिक यूनिट है, एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की, है ना। बिना सेल के लाइफ संभव नहीं है। तो हम बोल रहे हैं अगर किसी के पास लाइफ है ना, तो मतलब उसके पास क्या है, कम से कम एक सेल तो है। चाहे वो ऐसा सेल हो यूकैरियोटिक, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, या छोटे जीव की बात करें चाहे बड़े जीव की बात करें, कम से कम क्या होना चाहिए, उसके पास एक सेल होना चाहिए, है ना, सेल। ठीक है, जिसके पास सेल है उसके पास लाइफ है, बात खत्म बेटा। ठीक है, अब चलिए, किसी को हम लिविंग कैसे बोलते हैं, किन लक्षणों के आधार पर, कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिसके आधार पर हम उसको बोल रहे हैं लिविंग है और कोई नॉन लिविंग है। जैसे यहाँ पर टेबल है बेटा, तो टेबल लिविंग है क्या, कुछ कैरेक्टर्स होंगे ना मेरे में या फिर इस टेबल में, उसको देख के आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो ना कि ये नॉन लिविंग है, मैं लिविंग हूँ, है ना। तो ये सब चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये फीचर्स हैं, कुछ ऐसे फीचर्स या फिर कैरेक्टर्स जिसके आधार पर हम लिविंग और नॉन लिविंग को बांटते हैं, है ना, कि कोई जीव है या फिर कोई निर्जीव है, इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो कुछ कैरेक्टर्स हैं, देखिए, सबसे पहला है यहाँ पर डिफाइनिंग कैरेक्टर्स, ध्यान से समझना, और दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर्स। ठीक है, डिफाइनिंग कैरेक्टर्स मतलब क्या समझते हो आप, सिंपल, डिफाइनिंग कैरेक्टर्स क्या है, तो डिफाइनिंग कैरेक्टर्स वो है जो केवल और केवल जीवों में ही मिलेंगे, निर्जीव में नहीं, है ना, समझ रहे हो। वे फीचर्स जो केवल जीव में पाए जाते हैं, निर्जीव में नहीं, है ना। तो ओनली प्रेजेंट इन लिविंग, ओनली प्रेजेंट इन लिविंग organisms, only present in living organisms without any exception। सिंपल, ध्यान से समझ लें इसको, है ना, कि हम लिविंग में डिफाइनिंग फीचर किसको बोलेंगे, कौन से ऐसे कैरेक्टर्स है जिसके आधार पर हम कंप्लीटली बोल सकते हैं कि केवल और केवल जीव में मिलेंगे, निर्जीव में नहीं, है ना। मतलब जीव में तो प्रेजेंट है ही है, जिसके कारण उसको हम जीव बोल रहे हैं, निर्जीव में कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे यहाँ पर है, तो कौन कौन से फीचर है डिफाइनिंग फीचर, सिंपल, ये निर्जीव में नहीं मिलेंगे ना, ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, कौन कौन से डिफाइनिंग फीचर में, सिंपल, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, दूसरा हो गया कॉन्शियसनेस, और तीसरा हो गया बेटा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल, क्या हुआ कि केवल मेटाबॉलिज्म है जो जीव में मिलता है, कॉन्शियसनेस जो जीव में पाए जाते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो जीव है वो सेल के बने होते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, ये सब चीजें जो हैं वो केवल और केवल जीवों में मिलेंगी, निर्जीवों में नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये कहलाता है डिफाइनिंग फीचर, सिंपल, क्लियर एकदम। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब क्या होता है, ये जीवों में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन निर्जीव में भी देखने को मिलते हैं, और कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो जीव जीव में तो पाए जाते हैं
लेकिन कुछ जीव में नहीं भी मिल रहे, है ना। तो इसको रखे हम यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक में, सिंपल। तो यहाँ पर क्या रखें, देखिए ग्रोथ और दूसरा है रिप्रोडक्शन। सिंपल, ध्यान से समझिए। ग्रोथ जो है वो जीवों में भी मिलता है, निर्जीव में भी मिलता है। तो आप लोग बोलोगे निर्जीव में काहे ग्रोथ होता है, ये जो बोर्ड है ये क्या बड़ा हो जाएगा क्या रात भर में, या फिर टेबल कुर्सी है वो बड़ा हो जाएगा क्या, ऐसा नहीं। लेकिन आप लोग देखे होंगे सिंपल, जैसे कि बरसात के दिनों में जो लकड़ी का दरवाजा रहता है वो फूल जाता है बेटा, तो उसमें तो ग्रोथ हुआ ना। ग्रोथ का मतलब यही होता है कि उसका वजन बढ़ जाना या फिर उसकी संख्या में बढ़ जाना। भले ही उसकी संख्या नहीं बढ़े लेकिन वजन तो बढ़ रहा है ना, मास तो बढ़ रहा है, तो ये ग्रोथ कहलाता है। जैसे कि बड़े बड़े पहाड़ रहते हैं, पहाड़ के ऊपर ऐसे बर्फ जम गया तो उसका क्या हो गया, ऐसे ऊंचाई बढ़ गया, हाइट बढ़ गया, वजन बढ़ गया उसका, है ना। और आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे चट्टान देखे होंगे जो ऐसे धीरे धीरे ऊपर उठते ही जाते हैं, बड़े होते ही जाते हैं, है ना। हिमालय पर्वत है जो अभी भी बढ़ ही जा रहा है, तो वो तो नॉन लिविंग है बेटा, है ना। तो सिंपल क्या देखिएगा कि नॉन लिविंग थिंग्स में भी क्या होता है, ग्रोथ होता है, और लिविंग थिंग्स में भी ग्रोथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रोथ को हम कैरेक्टरिस्टिक में रखें क्योंकि ये है लिविंग में भी मिलेगा और नॉन लिविंग में भी मिलेगा, सिंपल, ठीक है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन को क्यों लिखे यहाँ पर, सिंपल सी बात है, रिप्रोडक्शन को इसमें क्यों लिखे हैं ध्यान से समझिएगा। ग्रोथ, ये इसको लिख देते हैं प्रेजेंट इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, दोनों में मिलता है, ठीक है। अब ये जो ग्रोथ है वो एग्जाम्पल के तौर पर आप माउंटेन लिख सकते हैं, माउंटेन्स हो गया, आपके सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स बेटा वो होते हैं जैसे आप लोग नदी वगैरह के आसपास देखोगे ऐसे रेत के बड़े बड़े ऐसे टीले दिखाई देते हैं, तो है ना। तो वो क्या होता है जैसे रेत के टीले क्या होते हैं, जब नदी में पानी नहीं भरा होता है तो रेत के टीले ऐसे बड़े बड़े आपको दिखाई देंगे, है ना, बहुत बड़े बड़े टीले दिखाई देते हैं। अब वो धीरे धीरे मान लो इतना छोटा है तो हवा वगैरह का रेत ऐसे ऊपर चढ़ते जाता है, ऐसे चढ़ते जा रहा है, इसकी हाइट तो बढ़ रही है ना, इसका मास बढ़ रहा है, इसका साइज बढ़ रहा है, तो ये ग्रोथ कहलाता है बेटा, है ना। लेकिन जैसे ही पानी आता है तो वैसे वापस चला जाता है ना, वापस चला जाता है ना, वो हट जाता है ग्रोथ। तो यहाँ पर क्या होता है, माउंटेन्स है, सैंड ड्यून्स है, इन सब में भी ग्रोथ देखने को मिलता है। अब रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, अब आप ये बोलोगे कि रिप्रोडक्शन तो केवल जीव में होता है, निर्जीव कहाँ रिप्रोड्यूस करते हैं ना। तो निर्जीव रिप्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन जीवों में कुछ ऐसे जीव हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। जैसे कि आप लोगों ने उस मधुमक्खी के बारे में सुना होगा, वर्कर भी बोलते हैं जिसको, है ना, कामगर मक्खी, जो क्या करती है, बाहर जाती है, फीमेल रहती है ना, वर्कर बीज क्या रहते हैं, फीमेल रहती है, वो बाहर जाती है और फूल से नेक्टर वगैरह से रस चूस के लाती है और शहद बनाती है। तो वर्कर बीज वो स्टेराइल होती है, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, ठीक है, जीव है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। उसी तरह से ये जो कुछ स्टेराइल रहते हैं ना ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि कुछ कपल्स जो रहते हैं वो स्टेराइल रहते हैं ना, कि वो बच्चे पैदा नहीं कर पाते, है ना, और इस कारण से उनको बहुत सारी चीज़ों का सामना भी करना पड़ जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में हम लिखेंगे जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, ठीक है। तो यहाँ पर है स्टेराइल कपल, वर्कर बीज, और यहाँ पर आपके पास और है म्यूल, खच्चर, खच्चर में भी नहीं होता। वैसे लाइगर भी है बेटा, लाइगर में भी ऐसा रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते वो लोग, है ना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपने दो प्रकार के कैरेक्टर्स देखे, दो प्रकार के फीचर्स हैं जो जीव और निर्जीव में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। तो एक होता है डिफाइनिंग फीचर जो केवल और केवल जीवों में मिलेगा, निर्जीव में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कौन कौन सा, मेटाबॉलिज्म है, कॉन्शियसनेस है, एक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो ये डिफाइनिंग फीचर है। अब कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या है, ये दोनों में मिलेंगे, लिविंग में भी मिलेंगे, नॉन लिविंग में मिलेंगे। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो लिविंग में प्रेजेंट भी हैं लेकिन कुछ जीवों में ये दिखाई भी नहीं दे रहे, है ना। तो वो चीज, तो ग्रोथ जो लिविंग में भी मिलेगा, नॉन लिविंग में भी मिलेगा। तो नॉन लिविंग में क्या है, माउंटेन्स हो गया, सैंड ड्यून्स हो गया, इन सब में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। रिप्रोडक्शन, ऐसे जीव जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, मैक्सिमम जीव रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, है ना, लेकिन कुछ जीव जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, जैसे कि स्ट्राइल कपल हो गए,
वर्कर बीज हो गया, म्यूल हो गया, है ना, ये सब चीजें हैं। ठीक, क्लियर, इतना सिंपल। व्हाट इज लिविंग समझ में आ रहा है? चलिए ये देखिए यहां पर आपके पास है, देखिए ये है म्यूल। ये म्यूल क्या करता है बेटा, ये खच्चर है ना, ये हाइब्रिड है, ये गधा और ये फीमेल हॉर्स है ना, जिसको मेयर बोलते हैं, सिंपल। ये है बेटा डोंकी, डोंकी, और ये है बेटा मेयर, फीमेल हॉर्स। ठीक है, तो मेल डोंकी और ये फीमेल हॉर्स के द्वारा इनके जो हाइब्रिड है वो ये बनाता है बेटा, ये है बेटा म्यूल। क्या है? म्यूल, खच्चर बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? खच्चर, खच्चर। ठीक है, तो ये भी क्या करते हैं, ये बाई नेचर क्या है, ऐसा संभव नहीं है दोनों ऐसा बच्चे पैदा करे ऐसे करके, है ना, तो ये दोनों अलग अलग प्रजाति हो गए हैं। तो होता क्या है कि ये जो खच्चर इनके द्वारा जो बने हैं, ये आगे अपने बच्चे पैदा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करते नेचर में, है ना, तो इनको क्या किया गया, आर्टिफिशियली बनाया गया है। मान लो कि इनका और इनका फ्यूजन करा के ये जीव बना दिया गया है, लेकिन ये अपनी संतति पैदा नहीं कर पाएंगे आगे। ठीक है, ये होते हैं स्टेराइल। क्या होते हैं? स्टेराइल, स्टेराइल। ठीक है, सिंपल। ये है आपके लिए खच्चर। अब सिंपल वर्कर बीज, ये देखिए ये है वर्कर बी, मधुमक्खी, सिंपल। ये मधुमक्खी है, यहाँ पर कुछ स्टाइल कपल्स होते हैं, जैसे मेल हो गया, मेल में स्पर्म काउंट कम है जिसके कारण बच्चे पैदा नहीं हो पा रहे हैं, या फिर फीमेल में ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, तो ऐसे स्टाइल कपल्स में ऐसा इंसानों में देखने को मिल जाता है। वर्कर बीज तो रहती है ना, ये फीमेल रहती है। ठीक है, ये फीमेल रहती है, ये वर्कर बीज। ठीक है, उसके बाद ये लाइगर, ये लाइगर है बेटा, सिंपल लाइगर। ये क्या है लायन और टाइगर के फ्यूजन से बना है। ये भी स्टेराइल होते हैं, ये अपने आगे मतलब वंश को नहीं बढ़ा पाते, ये अपने बच्चे पैदा नहीं कर पाते। तो ये है बेटा क्लियर, सिंपल है ना। क्या होता है रिप्रोडक्शन, किसकी? जीव है ना। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिसको देख के हम बोलते हैं कि जीव हैं, लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं जो जीव में तो मिलते हैं लेकिन इनमें प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इस कारण से रिप्रोडक्शन को हम कहाँ रखे हैं? कैरेक्टरिस्टिक में, है ना। उसको जीव डिफाइनिंग में इसलिए नहीं रखे, रिप्रोडक्शन जीवों में होने वाला ही फीचर है, लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं भी पाया जाता, इस कारण से उसको कैरेक्टरिस्टिक में रखें। ठीक है, चलिए अब सभी कैरेक्टर्स को डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर है क्या? ग्रोथ, सिंपल, ध्यान से समझिएगा, है ना। जितने भी कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स मतलब होता है लक्षण बेटा। ठीक है, इन सभी कैरेक्टर्स को हम डिटेल में देखेंगे कि जियो में जो कैरेक्टर्स पढ़े हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सबको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, ग्रोथ, ग्रोथ को बोलते हैं हिंदी में बेटा वृद्धि। क्या बोल रहे हैं? वृद्धि। अब ध्यान से समझना है इसको। वृद्धि क्या होता है? जब किसी का वजन बढ़ जाता है, कोई जीव है उसका वजन बढ़ गया, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये सेल है, ये सेल जो है वो अपना साइज क्या कर लिया? बड़ा कर लिया। ठीक है, तो ये ऐसे खाया, कुछ चीजें बाहर से ऐसे खाई, अपना साइज बड़ा कर लिया, तो ये क्या हो गया? फिर ये ग्रोथ कहलाता है। साइज बढ़ना भी ग्रोथ कहलाता है। वजन बढ़ गया ना इसका, तो बढ़ रही है कोई चीज, तो वो क्या है? ग्रोथ। वृद्धि होना, बढ़ जाना, क्या है? ग्रोथ। तो अगर साइज बढ़े तो भी ग्रोथ है। अगर इस सेल की संख्या बढ़ रही है, एक से दो हो गए, दो से चार हो गए ऐसे, तो इस सेल की संख्या बढ़ गई, ये भी क्या है? ग्रोथ। क्या है? ग्रोथ। ठीक है, ये भी ग्रोथ है, सिंपल। तो क्या हो रहा है? इंक्रीज इन मास, उसके वजन में वृद्धि होना, और इंक्रीज इन नंबर। ठीक है, तो इसमें वृद्धि होना क्या कहलाता है? ग्रोथ कहलाता है, सिंपल। ध्यान से समझिएगा अगर उसका मास बढ़ा, मास मतलब साइज बढ़ा, वजन बढ़ा, ठीक, तो वृद्धि है, और उसकी संख्या में वृद्धि हुई तो भी वो वृद्धि कहलाती है। अब इन दोनों को साथ में, ये दोनों कैरेक्टर्स हैं, इनको साथ में क्या कहा जाता है? ट्विन कैरेक्टर्स, ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ।
तो इससे डायरेक्ट सवाल आता है भैया, सिंपल, कि ग्रोथ के कौन कौन से ऐसे दो कैरेक्टर्स हैं, है ना, जिसके आधार पर इसको हम ट्विन कैरेक्टर्स बोल रहे हैं। तो सबसे पहले उसका वजन में वृद्धि होना, मतलब मास में वृद्धि होना। दूसरा है इसकी संख्या में वृद्धि होना, है ना, इसका नंबर बढ़ जाना। ठीक है, तो सिंपल ये क्या कहलाएगा, ग्रोथ कहलाएगा। इन दोनों को साथ में क्या बोल रहे हैं, ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। क्लियर, सबको क्लियर है ना, एकदम क्लियर। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो ग्रोथ है वो दो प्रकार के, कितने प्रकार के, दो प्रकार के, है ना। एक होता है एक्सटर्नल ग्रोथ, जिसको एक्सट्रिंसिक ग्रोथ बोल रहे हैं। एक्सटर्नल का मतलब बाहर से ग्रोथ होना। अब बाहर से ग्रोथ का मतलब सिंपल, जैसे हम जीव हैं, हमारे अंदर बाहर से ग्रोथ होता है क्या, जैसे हम छोटे थे, हमारे ऊपर ऐसे मैल चढ़ते गए, बहुत सारे मैल आ गए, तो हम इतने बड़े हो गए, ऐसा कुछ होता है। बाहर से कोई चीज जमा होती जाती है क्या, तब हम वृद्धि करते हैं, बिल्कुल नहीं, है ना। तो हमारे अंदर एक्सटर्नल ग्रोथ नहीं मिलता है। ठीक है, एक्सटर्नल ग्रोथ जो रहता है वो रिवर्सिबल रहता है। रिवर्सिबल का मतलब इसका ग्रोथ बढ़ेगा और कम भी हो जाएगा, ये है रिवर्सिबल। ठीक है, अब एक है इंट्रिंसिक ग्रोथ, जो आंतरिक वृद्धि होती है, जो इरिवर्सिबल होती है और जीवों में पाई जाती है। किसमें मिलेगी, जीवों में, लिविंग बींग्स, जीवों में इंटरनल ग्रोथ होती है। और ये जो रिवर्सिबल ग्रोथ है ये नॉन लिविंग में मिलेगा, इसमें नॉन लिविंग में। अब इस चीज को ध्यान से समझना, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है मतलब बाहरी वृद्धि है, इसको आप कैसे समझोगे कि ये नॉन लिविंग में रह करके, पहाड़ वगैरह है उसके ऊपर में ऐसे बर्फ जम गया, बाहर से ग्रोथ हो रहा है ना, बाहर से कोई चीज जमा हो रहा है, तो ये एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है, बाहर से कोई चीज डिपॉजिट हो रही है उसके ऊपर, तो उसका वजन बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है। ठीक है, और दूसरा चीज सैंड ड्यून्स, जो रेत के टीले रहते हैं, है ना, ये रेत के टीले हैं ऐसे, चलिए आपको उसमें करके दिखाते हैं ना, रेत के टीले, ये देखिए, यहाँ पर देखिए ये पहाड़ है, इसके ऊपर में अगर ऐसे बर्फ ऐसे जम गया और ऊपर ऐसे, तो इसका वजन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इसका वजन बढ़ गया, मास बढ़ गया, सिंपल सी बात है। इसके ऊपर में ऐसे पहाड़ के ऊपर ऐसे बर्फ का डिपोजिशन हो गया, तो इसका क्या हो, बढ़ गया, मास बढ़ गया, तो वजन बढ़ा, ये ग्रोथ कहलाता है बेटा, सिंपल। अब दूसरा चीज, रेत के टीले, ये ऐसे, ये ऐसे हैं, ये ऐसे रेत के टीले हैं इतने बड़े। ठीक है, अब धीरे धीरे आंधी तूफान ऐसे आता है ना, इधर से रेत ऐसे इसके ऊपर में ऐसे जमा होने लगते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे, तो ये जो रेत ऊपर में जमा हुई है इसके ऊपर, है ना, ये क्या है, सैंड, सैंडविल। ठीक है, अब इसके ऊपर में जो रेत जमा हुई जिसके कारण इसका ये वजन बढ़ गया, साइज बढ़ गया ना, तो ये जो बढ़ा है ये साइज, ये कहलाता है ग्रोथ। लेकिन ये लिविंग में हो रहा है क्या, सैंड ड्यून्स रेत के टीले लिविंग है, ये जो पहाड़ है माउंटेन ये लिविंग है, नहीं है, तो ये भी ग्रोथ कहलाता है। ठीक है, अब ये जो ग्रोथ है इंटरनल है या एक्सटर्नल, देख के बताइए, क्या अंदर से कुछ आ रहा है इसके अंदर जिसके कारण ये बढ़ रहा है, कि बाहर से कुछ डिपोजिट हो रहा है, देखिए तो बाहर से हो रहा है ना, तो इसलिए ऐसे ग्रोथ को हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक, क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, अब जियो में जियो में मतलब हमारे अंदर बात करें, तो हमारे अंदर क्या होता है, सिंपल, जो ग्रोथ रहता है वो इंटरनल होता है, हमारे अंदर ऐसे मैल वगैरह जम के कुछ चीजें ऊपर से लग के हमारे अंदर ये ग्रोथ नहीं होता, इंटरनल होता है। ठीक है, इंटरनल ग्रोथ, सेल डिवाइड करते हैं अंदर से ऐसे पूरा, तो ये हमारा साइज बढ़ते जाता है। और ये रिवर्सिबल है क्या, ये तो मान लो इसके ऊपर बर्फ चढ़ा, तो गर्मी आई तो ये बर्फ पिघल कर वापस ये अपनी अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, पिघल जाएगा बर्फ तो अपनी अवस्था में, रिवर्सिबल है, क्या है ये, रिवर्सिबल। कैसे रिवर्सिबल है, अगर ये रेत के टीले ऐसे चढ़े हुए हैं, अब पानी आया नदी में है, तो ये ऐसे इसको बहा कर ले जाएगा, तो ये वापस अपनी अवस्था में आ गया ना, ऐसे फिर से रेत के टीला बन जाएगा बाद में, यहाँ पर नहीं तो कहीं और बन जाएगा, तो ऐसा ये क्या है, रिवर्सिबल। लेकिन जियो में अगर कोई ग्रोथ होता है तो सबसे पहले जो ग्रोथ होता है उसको बोलते हैं इंटरनल ग्रोथ, इंटरनल। ठीक है, अब इंटरनल ग्रोथ है तो ये रिवर्सिबल है क्या, नहीं, ये कैसा है, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल है, क्योंकि ग्रोथ जो होता है ना वो इंटरनल होता है। और जैसे 2 से 4 सेल बन गए, 4 से 8 बन गए, है ना, तो ये सेल वापस से और एक नहीं हो जाएंगे। जैसे हम छोटे थे, हम हमारा जो विकास हुआ है वो एक सेल से हुआ है, अब एक सेल से हम जैसे तैसे करके ये मल्टी सेलुलर बने हैं,
तो क्या वापस से हम ऐसे एक सेल में वापस चले जाएंगे क्या, और वापस एक सेल में मतलब चले जाएंगे, विकसित हो जाएंगे क्या, और वैसे ये हमारा जो ग्रोथ हुआ है उसके बाद वापस हम फिर से एक सेल बन जाएंगे बाद में, ऐसा कुछ होता है, नहीं होता है ना। इसलिए क्या है, इरिवर्सिबल। ठीक है, क्लियर, एकदम क्लियर। दूसरा है भैया रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है बेटा हिंदी में प्रजनन। क्या बोलते हैं इसको, प्रजनन, प्रजनन। ठीक है, तो प्रजनन क्या है, प्रजनन जीवों में पाया जाता है, सिंपल सी बात है ना। नॉन लिविंग थिंग्स प्रजनन नहीं करते। अब प्रजनन का मतलब क्या है, प्रजनन का मतलब होता है अपने समान जीव उत्पन्न करना, ताकि इसकी जो प्रजाति है वो इस दुनिया में कंटिन्यू बने रहे, है ना। अगर ये प्रजनन नहीं करेगा, ये मछली है, ये ऐसी मछली पैदा नहीं करेगा तो इसकी प्रजाति नष्ट हो जाएगी ना, तो धीरे धीरे जीव क्या हो जाएंगे, विलुप्त होते जाएंगे। इस कारण से रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन होता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक जीव की वह क्षमता है जिसमें वो अपने जैसे, है ना, अपने जैसे क्या करे, जीव उत्पन्न करे, तो ये कहलाता है क्या, रिप्रोडक्शन। ठीक है, सिंपल। यहाँ पर पक्षी है, यहाँ पर मछली है, तो मछली कभी डायनासोर पैदा नहीं कर देगा, इस पक्षी से कभी मगरमच्छ नहीं पैदा हो जाएगा, है ना। या फिर इस पक्षी से, ये नॉर्मल एक पक्षी है, इससे कोई गिद्ध पैदा नहीं हो जाएगा, है ना, कोई दूसरा पक्षी नहीं बन जाएगा। ये जैसा है इसी के जैसे ही बच्चे पैदा करेगा, तो ये कहलाता है रिप्रोडक्शन। सिंपल, ठीक है। मतलब एक जो जीव है वो उसी के जैसे जीव पैदा करता है, किस लिए, ताकि वो अपनी प्रजाति को बनाए रख सके, है ना, फॉर कंटिन्यूटी, है ना, फॉर फॉर कंटिन्यूटी, ताकि इसकी प्रजाति इस दुनिया में बनी रहे हमेशा, है ना। तभी ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो हमने इसके बारे में पढ़ लिया है कि कुछ जीव होते हैं जो बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं। तो वो जीव, आपने खच्चर देखा, लाइगर देखा, स्टेराइल कपल्स देखे, है ना, वर्कर बीज देखे, वो सब नहीं कर पाते, लेकिन मैक्सिमम जीव तो रिप्रोडक्शन करते हैं बेटा, है ना। ये क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करें, और क्यों करेंगे, फॉर कंटिन्यूटी, मतलब यहाँ इस दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए इनमें रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर। रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं, आप लोग देखे होंगे या फिर पढ़े होंगे। आपने कभी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है, बिल्कुल, है ना। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान से समझिएगा इसको, है ना। असेक्सुअल का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो जीव पैदा होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, है ना, वो सेम रहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, ओनली वन ऑर्गेनिज्म, मतलब एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती है, केवल एक ऑर्गेनिज्म है, और वही अपना जो इस जो प्रजाति है उसको बनाए रख सकता है। एक प्रजाति से वो अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखता है, दो की आवश्यकता नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिनिमम दो चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि टू ऑर्गेनिजम्स चाहिए, टू ऑर्गेनिजम्स चाहिए, है ना। अब इसमें क्या होता है, इसमें कोई एक जीव है वो अपने जैसे पैदा करता है ना, तो एक जीव है तो उसमें क्या होता है, मियोसिस वगैरह नहीं होता, अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होता। तो यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं, मतलब इसके जो बच्चे पैदा होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स, ये क्या रहते हैं बेटा, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब होता है एकदम सेम, क्या रहते हैं, एकदम सेम, है ना, एग्जैक्ट रहते हैं अपने पेरेंट की तरह, एकदम। इसके जो बच्चे रहेंगे वो सेम टू सेम अपने पेरेंट की तरह। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ये जो ऑफस्प्रिंग है, इसके जो बच्चे हैं, है ना, ऑफस्प्रिंग्स, ये क्या रहता है, डिफरेंट रहते हैं, डिफरेंट, ये डिफरेंट होते हैं, मतलब एकदम सेम अपने पेरेंट की तरह नहीं दिखेंगे, कुछ अलग दिखेंगे। अरे हम लोग में ही देख लो, हम जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्या हम एग्जैक्ट अपने माता पिता जैसे दिखते हैं क्या, नहीं दिखते, है ना। तो ये ऐसे डिफरेंट बनते हैं ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये है। और डिफरेंट किसके कारण होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मियोसिस होता है। क्या होता है, मियोसिस, मियोसिस होता है, इस कारण से उसमें क्रॉसिंग ओवर वगैरह हो जाता है,
तो जीव डिफरेंट पैदा होते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसमें मियोसिस नहीं होता तो कोई जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज नहीं होता, तो दूसरे जीव पैदा नहीं हो पाते, तो एग्जैक्ट सेम दिखते हैं। ये बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत इजी है, और ये बहुत फास्ट भी होता है ना, और बहुत ही ज्यादा सिंपल भी है। ध्यान से समझना है इसको, है ना, कि जो जीव रहते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उसमें जो ये अपनी संतति पैदा करते हैं वो बहुत आसान है, बहुत आसान तरीका, सिंपल। कोई भी हिस्सा टूटकर अलग हो गया, एक नया जीव बना लिया, ऐसा तो बहुत आसान है और बहुत फास्ट भी होता है। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में बहुत फास्ट होता है, ठीक है। मतलब मान लो इसमें हमारे में सिंपल एक इंसान का एग्जाम्पल ले, तो एक जीव से मतलब दूसरा जीव बनने में, तो जब प्रेग्नेंट रहती है कोई लेडी तो बच्चा पैदा होता है, तो 9 महीने तो लगते ही हैं उस बच्चे को पैदा होने में, है ना। तो ये क्या होता है, इतना लंबा समय इसमें नहीं, बहुत फास्ट, है ना। जैसे बैक्टीरिया वगैरह में 20 मिनट में बन जाता है, तो सिंपल ये फास्ट हुआ ना। उसमें कहाँ 9 महीने लग रहे थे, यहाँ तो भाई 20 मिनट में बच्चा पैदा हो रहा है, तो ये फास्ट है, सिंपल भी है, क्योंकि ये लोअर ऑर्गेनिज्म में मिलता है। लोअर ऑर्गेनिज्म मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है इसमें, है ना, कि बहुत सारे सेल बनाएगा फिर ऐसे करेगा, तो वैसा कुछ नहीं रहता, सिंपल है, बहुत इजी है, ठीक है। ये पाया जाता है लोअर ऑर्गेनिजम्स हायर में बेटा एग्जांपल लिख लेते हैं अपन प्लांट्स का। प्लांट्स में भी तो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, है ना, तो ये है सिंपल। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब ये इतने प्रकार के हैं भाई, सॉरी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो ये एक जीव आवश्यक है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 जीवों की जरूरत पड़ती है। इसमें जो ऑफस्प्रिंग, जो बच्चे पैदा होते हैं, सेम अपने माता पिता की तरह दिखते हैं ना, मतलब कोई एक पेरेंट है उसी की तरह ही दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग है वो कभी भी अपने माता पिता की तरह एग्जैक्ट नहीं दिखाई देते, है ना, उनमें कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये बहुत इजी, फास्ट है, सिंपल है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स है और स्लो प्रोसेस है, सीधी सी बात है ना। अब ये लोअर ऑर्गेनिजम्स में मिलता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर ऑर्गेनिजम्स में, हायर ऑर्गेनिजम्स में मिलता है, ठीक है। सिंपल, एकदम क्लियर। जैसे हम लोग हैं, हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, हम लोग वेजिटेटिव नहीं कर पाते बेटा, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे हम लोग। हमारी बात करें तो सिंपल, जैसे मैंने यहाँ से बालू उखाड़े ऐसे फेंक दिया तो वहां से एक जीव बन गया, ऐसा कुछ होगा क्या, नहीं होता है ना। नाखून काटे फेंक दिया यहाँ पर कोई जीव बन जाएगा क्या, नहीं, है ना। कहीं पर हाथ वगैरह कट गया, वहां से ब्लड गिरा, वहां से कोई जीव बन जाएगा क्या, नहीं। तो ऐसा नहीं पाया जाता हमारे अंदर, तो हम क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। मतलब 2 जीव चाहिए, 2 जीव मिलकर एक नई संतति को पैदा करते हैं। क्लियर ना, एकदम इजी है, कोई डाउट है इसमें, सबको एकदम क्लियर, वेरी गुड। अब देखो डिफरेंट टाइप्स के हम क्या देखेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, मतलब जो हमारे अंदर नहीं मिलता वो देखेंगे, ठीक है। तो एक होता है बाइनरी फिजन, तो सिंपल नाम से समझना, बाई का मतलब 2, नरी का मतलब होता है नंबर, तो 2 नंबर के क्या बनेंगे, सेल बनेंगे। मतलब कोई एक सेल है, ये एक सेल है ना, ये सेल है, ये जो डिवाइड करेगा, ये जो सेल है ये ऐसा डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर इससे ऐसे 2 सेल बनेंगे। कितने सेल बनेंगे, 2 सेल बनेंगे, और ये दोनों एग्जैक्ट सेम रहेंगे, एग्जैक्ट सेम, अपने पेरेंट्स की तरह, जैसा ये है वैसे का वैसा, ठीक है। तो इससे 2 सेल बने, ये कहलाता है बाइनरी फिजन, ठीक है। मतलब एक सेल से कितने सेल बन जाना, 2 सेल बन जाना, तो ये क्या कहलाएगा, बाइनरी फिजन। अमीबा हो गया, है ना, बैक्टीरिया हो गया, ये सब ऐसे करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। अमीबा, बैक्टीरिया, इन सब में कॉमन है बेटा ये बाइनरी फिजन। ये क्या करते हैं, सिंपल अपना ये जो सेल है उसको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, है ना, 2 भाग में टूट जाते हैं, तो ऐसा ये क्या कहलाएगा, ये बाइनरी फिजन कहलाएगा, ठीक है, क्लियर। बडिंग, बडिंग का मतलब क्या होता है, सिंपल ध्यान से समझना, ये एक सेल है, ये, अब इस सेल में मान लो यहाँ पर ऐसे एक पिंपल आ गया,
मतलब सेल का ही कोई हिस्सा ऐसे उभर कर ऐसे सामने आ रहा है, ऐसे ऊपर उठ रहा है ना। तो ये हिस्सा जो यहाँ पर ऊपर आया है, ये इससे टूटकर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये आ गया यहाँ पर, है ना। अब ये जो जीव है ये बड़ा होकर ये ग्रो करेगा, फिर एक ऐसा एक नया जीव बना लेगा सेम इसी के जैसा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, इसको बोलते हैं बडिंग। क्या हो रहा है यहाँ पर कि एक सेल है, उसके अंदर क्या हो रहा है कि कहीं पर एक ग्रोथ दिखाई दे रहा है ना, आउटर लेयर में बाहर की तरफ मान लो। अब ये जो बाहर से जो हिस्सा बना है इसको बोलते हैं बड। क्या बोलते हैं, बड, ठीक है। अब ये बड टूटकर अलग हुआ और अलग होने के बाद इसी के जैसा सेम एक जीव बना लिया, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, बडिंग। ईस्ट में एग्जाम्पल के तौर पर ईस्ट, ईस्ट में, हाइड्रा में ऐसा बडिंग देखने को मिलता है हमको, है ना, ठीक है। क्या होता है, ईस्ट एक फंगस है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ईस्ट है, तो यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे आपको ऐसे संरचनाएं बाहर निकली हुई दिखाई दे रही है। तो ये हिस्सा टूटकर इससे अलग होगा और नया ईस्ट बना लेगा, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है, टुकड़ा। तो जैसे यहाँ पर कोई एक जीव है, ये ऐसा, ठीक। अब इस जीव का मान लो ये हिस्सा टूटकर, इस जीव का मान लो ये हिस्सा टूटकर यहाँ पर अलग हो गया, ये ऐसे, यहाँ पर ये हिस्सा अलग आ गया, ध्यान से समझना है इसको, है ना। ये एक जीव है, इस जीव का ये हिस्सा टूटकर इससे अलग हो गया। अब ये जो अलग हुआ हिस्सा है, ये मान लो ये पूरा का पूरा एक जीव ऐसे मतलब ये बना लेगा, ऐसे विकसित हो जाएगा, ऐसे समझना ध्यान से। क्या हो रहा है, एक जीव है, उसका यहाँ से ये हिस्सा टूट गया और ये हिस्सा जो है वो वापस से अपने आप को पूरा कंप्लीट बना लिया। तो ये क्या कहलाता है, फ्रेगमेंटेशन। क्या कहलाएगा, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि किसी भी जीव का कोई हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है और वो जो टूटा हुआ हिस्सा है वो एक नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है। तो ये क्या हो गया, ये फ्रेगमेंटेशन। ये किसमें मिलता है, एग्जाम्पल है इसका फिलामेंटस फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, म्यूकर एल्गी में आप स्पायरोगारा लिख सकते हो ना, फिलामेंटस एल्गी स्पायरोगारा है। उसके बाद फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा ऑफ मोसेस, मोसेस, ठीक है। तो सिंपल, मोसेस का मतलब होता है ब्रायोफाइटा, है ना। तो इसमें एक संरचना होती है प्रोटोनीमा, तो ऐसे वो अलग हो जाती है, उससे टूटकर अलग हो जाती है। प्रोटोनीमा एक हाई क्लोरोफिल वाला स्ट्रक्चर है, अब वो टूटकर अलग हो जाती है और एक नया प्लांट बना लेती है, एक नया ब्रायोफाइटा बना लेती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसकी एग्जाम्पल है। मतलब इससे डायरेक्ट सवाल आता है, 2012 में पूछा गया था, है ना। 2012 में से सवाल आया था कि फिलामेंटस फंजाई, एल्गी और मॉसेस में किस प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। 2012 का क्वेश्चन है, ये नीट का, है ना। तो ये क्या है, किस टाइप का है, देख रहे हो, फ्रेगमेंटेशन, है ना। इसमें कोई हिस्सा जो है वो टूटकर अलग हो जाता है और नया जीव बना लेता है, क्या है, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो इनमें मिलता है, ये नाम बस एग्जाम्पल नहीं भूलेंगे, है ना। अगर एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है तो उसको बिल्कुल याद रखना है आपको, बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, तो ये प्लांट्स वगैरह में हमको देखने को मिलता है। प्लांट्स में क्या होता है कि कोई हिस्सा, वेजिटेटिव पार्ट का मतलब होता है कि स्टेम हो गया, रूट हो गया, मतलब जड़, तना और पत्ती, फ्लावर वगैरह, है ना। तो इन सब के उसको हम काट कर ऐसे अलग से अगर उगाएं तो वो एक नया प्लांट बना लेगा, तो ये कहलाएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो प्लांट्स में मिलता है, तो वेजिटेटिव पार्ट मान लो लीफ, रूट और फ्लावर, स्टेम, है ना। इन सब से एक नया प्लांट अपन बना सकते हैं। जैसे कि स्टेम कटिंग आप देखे हो कि आप गुलाब वगैरह को ऐसे काट दोगे, स्टेम को उसके काट देते हो, उसके बाद इसको अलग से अगर आप उगाते हो तो वो एक नया गुलाब का पौधा नहीं बना लेता। तो ये क्या है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। इसमें हमको दो जीव की आवश्यकता हो रही है, क्या, उसको हमने काटा, अलग से लगा दिया, वो एक नया पौधा बना लिया। तो ये होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, प्लांट में देखने को मिलता है, ठीक है। स्पोरोजेनेसिस, तो ये क्या है, स्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, स्पोर बनते हैं, क्या बनते हैं, स्पोर्स।
तो स्पोर्स किस लिए बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं खुद के बचाव के लिए, ठीक है। मान लो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है तो वो क्या करेगा, अपने आप को उस वातावरण से बचाने के लिए, एक्सट्रीम कंडीशन से बचाने के लिए स्पोर के फॉर्म में बदल लेता है। और स्पोर के फॉर्म में जैसे ही वो अपने आप को बदला तो वातावरण का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर जब अनुकूल वातावरण मिलता है ना, एकदम फेवरेबल कंडीशन, तब ये क्या कर लेगा, अपने आप को फिर से विकसित कर लेगा। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, रिप्रोडक्शन ही है बेटा, है ना। इसको आप ट्रू रिप्रोडक्शन नहीं बोल सकते क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर वो अपने बचाव के लिए अपने आप को ऐसे ढाल रहा है उसमें, है ना। जीव तो एक ही है। अब वो जीव क्या किया, अपने आप को चारों तरफ ऐसे कवर बना लिया, स्पोर है ना, वो कवर बना लिया। अब जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिला तो वापस वही जीव बन गया। तो यहाँ पर तो एक जीव से दूसरा जीव नहीं मर रहा है ना, वही जीव है, वो अपने आप को क्या कर लिया था, बचा रहा था किसी चीज से, फिर वापस विकसित हो गया। तो इसको आप रिप्रोडक्शन नहीं बोल सकते, लेकिन आप हमको ये पढ़ना पड़ता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन, ट्रू रिजनरेशन ये प्लेनेरिया में देखने को मिलता है। प्लेनेरिया एक फ्लैट वार्म है, तो प्लेनेरिया में क्या होता है, ऐसा ट्रू रिजनरेशन पाया जाता है प्लेनेरिया में, ठीक है। होता क्या है कि मान लो ये प्लेनेरिया है, ये प्लेनेरिया है। अब ये प्लेनेरिया का क्या हुआ, अगर यहाँ से ये हिस्सा कटकर अलग हो गया, इधर ये ऐसे कटकर ये अलग हो गया हिस्सा, तो ये हिस्सा वापस से क्या कर लेगा, अपने आप को ऐसे विकसित कर लेगा और एक नया प्लेनेरिया बना देगा। तो नया प्लेनेरिया, ऐसे समझ रहे हैं ना, हिस्सा टूटा, अब इससे टूटे हुए हिस्से से वापस, इसको आप ऐसे फ्रेगमेंटेशन की तरह आप इसको बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम इनकी बात करें, प्लेनेरिया के एग्जाम्पल रीजनरेशन, है ना, तो ये पूरा अपना हिस्सा बना लेता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप बहुत सारी चीजों के बारे में देख सकते हो। रीजनरेशन में क्या होता है, जैसे छिपकली की पूंछ, है ना, छिपकली की जो पूंछ है वो भी कटकर अलग हो जाती है, तो वो भी एक प्रकार का रीजनरेशन है ना। हमारा अब हाइड्रा वगैरह में भी हमको देखने को मिलता है, बहुत सारी चीजें जिसमें हमको देखने को मिलता है कि अपने अंगों को विकसित कर लेते हैं, है ना। सिलेमेंडर वगैरह है जिसमें पूंछ कट गई, कोई हिस्सा कट गया तो वो ऑटोमेटिक ऐसे विकसित हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें, ये रीजनरेशन कहलाता है, ठीक है। क्लियर, चलिए। अब ध्यान से सुनिएगा, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में, है ना, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स मतलब एक कोशिकीय जीवों में क्या होता है, जैसे कि ये अमीबा है, क्या है ये, अमीबा, ये है अमीबा। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा वगैरह में क्या होता है कि ये क्या करते हैं जब इनमें रिप्रोडक्शन करना होता है क्या होता है, ये अपना साइज बढ़ाएंगे, ठीक है। अब साइज बढ़ाने के बाद ये क्या करते हैं, ऐसे दो भाग में टूट जाते हैं, बाइनरी फिजन, है ना। तो ये क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। सिंपल, एक सेल से दो सेल बन गया तो क्या हो गया, ये बाइनरी फिजन, तो ये रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, यूनिसेल्युलर में। अब ध्यान से समझिएगा, क्या हम एक सेल से दो सेल बढ़ रहे हैं, इसको हम ग्रोथ नहीं बोलते। ग्रोथ में पढ़े ना अपन, ग्रोथ इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, ये क्या कहलाता है, ग्रोथ। तो यहाँ पर मतलब यूनिसेल्युलरिज्म में क्या होता है कि यहाँ पर ग्रोथ होता है, साथ साथ ये रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, नहीं हो रहा है कि ग्रोथ के साथ साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। बट ये किसके लिए लागू है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये लाइन लिखी गई है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर इंक्लूसिव इवेंट इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। किसमें, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। इंक्लूसिव इवेंट है, इंक्लूसिव का मतलब होता है बेटा साथ साथ, क्या होता है, साथ साथ, मतलब इसमें ग्रोथ भी हो रहा है, उसके साथ साथ रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। इसमें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, हमारे अंदर होगा क्या, हम ऐसे ग्रोथ कर रहे हैं, अचानक से ऐसे ग्रोथ बढ़ते गए, अचानक से बच्चे पैदा हो गया, ऐसे कुछ होता नहीं होता, है ना। तो ये क्या है, ये इंक्लूसिव इवेंट है, फॉर व्हाट, है ना। ये जो इंक्लूसिव इवेंट है वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के लिए लागू होती है, सिंपल। अब मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ये क्या है, इंक्लूसिव इवेंट ना होकर ये क्या है, एक्सक्लूसिव इवेंट है। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है बेटा अलग अलग, क्या होता है, अलग अलग, मतलब ग्रोथ अलग होगा, ग्रोथ अलग होता है और रिप्रोडक्शन अलग होता है। हमारे में ऐसा होता है एक सर्टेन टाइम तक ग्रोथ होता है,
उसके बाद ही हम रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, है ना। तो पहले क्या होगा, ग्रोथ होगा, उसके बाद रिप्रोडक्शन चालू होगा। तो ये चीज क्या है हमारे अंदर, इंक्लूसिव मतलब एक्सक्लूसिव इवेंट हमारे अंदर, मतलब अलग अलग होता है। लेकिन यूनिसेलुलर में क्या होता है, ग्रोथ हो रहा है, साथ साथ रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। ये है यूनिसेलुलर के लिए। क्लियर, एकदम क्लियर। रिप्रोडक्शन हो गया। अब मेटाबॉलिज्म देखते हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है उपापचयन। क्या बोलते हैं इसको, उपापचयन। ठीक है। मेटाबॉलिज्म में होता क्या है, मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है। मतलब ये केवल और केवल किसमें मिलेगी, जीवों में। नॉन लिविंग थिंग्स में हमको ये देखने को नहीं मिलेगा। तो एक डिफाइनिंग फीचर है। अब ये क्या होता है, सम टोटल रिएक्शन होता है, सम टोटल रिएक्शन होता है एक सेल में या फिर एक जीव में बोले तो जितने भी रिएक्शन होते हैं सब साथ में, ये क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म। सिंपल। तो ये जो रिएक्शन है इसको हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। रिएक्शन कौन कौन से, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। या तो चीजें बनेंगी, एनाबॉलिज्म का मतलब था बिल्डिंग, बिल्डिंग बिल्डिंग मतलब होता है बेटा बनाना, मतलब कुछ चीजें बनेंगी यहाँ पर। ठीक है। और कैटाबॉलिज्म, कैटा काटना, कैटा तो आ ही रहा है ना, तो काटना मतलब तोड़ना। तो यहाँ पर चीजें क्या होगी, यहाँ पर चीजों को तोड़ा जाएगा। ठीक है, चीजों को तोड़, यहाँ पर चीजें बनेंगी, यहाँ पर चीजों को तोड़ा जाएगा। सिंपल। तो दो प्रकार की क्रिया हमारे अंदर होती है केवल जीव में। तो सिंपल एनाबॉलिज्म का एक एग्जांपल बता सकते हैं जिसमें चीजें बन रही हैं। एग्जांपल, एग्जांपल है बेटा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में होता क्या है कि हम क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस 12H2O, इससे हम क्या बनाते हैं, यहाँ पर सनलाइट है और यहाँ पर क्लोरोफिल है, इसकी मदद से हम क्या बनाते हैं भाई, C6H12O6। ये क्या है, ग्लूकोज। क्या है, ग्लूकोज। हम ग्लूकोज बना रहे हैं। ठीक है। उसके बाद 6H2O और प्लस 6O2, ये फोटोसिंथेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर देखिए इनऑर्गेनिक चीजों से, इन चीजों से हम क्या बना रहे हैं, एक ऑर्गेनिक चीज बना रहे हैं। अब इसमें क्या है, जो सन की एनर्जी है ना, इसको यूज करके हमने इससे एक प्रोडक्ट बनाया है ऑर्गेनिक, ये है ग्लूकोज, है ना। अब इसमें एनर्जी स्टोर है, ग्लूकोज, है ना, इसमें एनर्जी स्टोर, इसका यूज हम क्या करेंगे, अपने एनर्जी के लिए, काम करने के लिए, फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इसका यूज करेंगे। अब ये तो हो गया बनाना, ग्लूकोज बन रहा है ना, तो बना रहा है। यहां पर क्या होता है, एग्जांपल देखिए कैटाबॉलिज्म में, ये है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ कि हम ये जो ग्लूकोज बना है, ये जो ग्लूकोज यहाँ पर बना है, तो हम प्लांट वगैरह से ऐसे खाते हैं तो ग्लूकोज जो ये बना के रखा है वो हमको मिल जाता है, इसके द्वारा बनाया ग्लूकोज हमको मिला, तो इस ग्लूकोज को हम तोड़ते हैं। ऑक्सी ऑक्सीजन की मदद से हम इसको तोड़ते हैं। तो ग्लूकोज को हमने तोड़ा तो हमको क्या मिला, जिस चीज से ये बना है वही चीज तो मिलेगा। यहाँ पर किससे बना है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, तो ये चीज अलग हो जाएंगी। और यहाँ पर फिर क्या मिलेगा हमको, 38 ATP, ये जो एनर्जी है वो हमको मिलेगी भाई। ठीक है। तो इस एनर्जी का यूज हम कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर एनर्जी लग रही है तो इस एटीपी से मिल रहा है। जो मैंने खाना खाया है, ग्लूकोज प्रोटीन जो भी खाया है, इसको तोड़ के मुझको ऐसा एनर्जी मिल रहा है जिससे मैं बोल पा रहा हूँ, हाथ ऐसा मूवमेंट कर पा रहा है। ये सब चीजें इस एनर्जी की बदौलत है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन में जो चीज बनी हुई थी इसको हम तोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन की मदद से हमने इसको तोड़ा और इससे जो एनर्जी मिली उसका यूज कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म और इसको बोलेंगे एनाबॉलिज्म। सिंपल। ये क्रिया केवल और केवल जीवों में मिलेगी, इसलिए इसको बोलते हैं डिफाइनिंग फीचर। ठीक है। मेटाबॉलिज्म एक लिविंग रिएक्शन है। लिविंग रिएक्शन का मतलब समझ रहे हो, जो केवल और केवल जीवों में ही होता है, निर्जीवों में नहीं होता। ठीक है। अब ये आउटसाइड भी हम करा सकते हैं, मतलब हमारे अंदर तो होगा ही होगा, लेकिन हम ऐसी क्रियाएं बाहर भी करा सकते हैं लैब में। जैसे कि आपको एक एग्जांपल बताते हैं।
लैब में भी करा सकते हैं इसको। देखिए इसको आप यहां पर देखिए, ये है बैक्टीरिया, क्या है बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, क्या है लैक्टोबैसिलस, ये है बैक्टीरिया। सिंपल ध्यान दीजिएगा, है ना। ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये मिल्क से क्या करता है, लैक्टोज शुगर लेता है। ये क्या करता है, इसको मिल्क मिल्क से इसको क्या मिलता है, लैक्टोज शुगर, क्या मिलता है, लैक्टोज शुगर। अब इस शुगर को क्या करता है बैक्टीरिया, ये ग्रहण किया, इस लैक्टोज को दो भाग में तोड़ देता है। कितने भाग में, दो भाग में, क्योंकि दो शुगर से मिलकर बना होता है, डाइसैकेराइड है ये। तो ये क्या करता है, इसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देता है, गैलेक्टोज, है ना। सिंपल, लैक्टोज क्या है, दो शुगर को मिलाकर बनाया गया है ये, है ना। वो किस में मिलता है, दूध में मिलता है। अब ये जो लैक्टोज है वो दो शुगर कौन कौन से हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, दोनों से मिलकर ये लैक्टोज बना है। तो जब ये बैक्टीरिया मिल्क को ऐसे खा रहा है तो इसमें जो शुगर है लैक्टोज, उसको तोड़ के वो एनर्जी ले रहा है, ग्लूकोज ले रहा है, गैलेक्टोज ले रहा है ना। तो ये जो एनर्जी है जो ले रहा है, ये कहाँ हो रही है, ये प्रोसेस इसके अंदर हो रही है, सेल के अंदर, ठीक है, जीव के अंदर हो रही है ना क्रिया। अब यही चीज हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सेल के बाहर कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमने ये पूरा दूध ले लिया, यहाँ पर ऐसे पूरा ये दूध भरा हुआ है, सिंपल, है ना, सिंपल। इसमें है लैक्टोज शुगर, है ना, दूध में रहता है ना लैक्टोज शुगर, लैक्टोज शुगर है। अब हमने क्या किया, इसमें जो एंजाइम मिलता है जो इस लैक्टोज को दो भाग में तोड़ता है, उस एंजाइम को हमने निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या निकाला, एक एंजाइम, एंजाइम ये हमने निकाल लिया। इस एंजाइम का नाम है क्या, लैक्टेज। कौन सा है नाम है, लैक्टेज। ये एंजाइम हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर है मिल्क, अब मिल्क है जिसमें लैक्टोज शुगर है। अब ये एंजाइम क्या करेगा, यहाँ पर ये एंजाइम इसको दो भाग में तोड़ रहा था जीव के अंदर, है ना। अब हमने इस जीव से इस एंजाइम को निकाला। अब इस एंजाइम को हम कहाँ डाल रहे हैं, यहाँ, यहाँ हमने डाल दिया लैक्टेज एंजाइम को। तो ये जो लैक्टेज है यहाँ मिल्क में, तो ये जो लैक्टोज को यहाँ पर भी वो दो भाग में ऐसे तोड़ देगा, दो अलग अलग भागों में ऐसे, एक तरफ है ग्लूकोज, एक तरफ है गैलेक्टोज। तो ऐसे इसको लैक्टोज को ऐसे दो भाग में तोड़ देगा यहाँ पर भी। लेकिन ये प्रोसेस सेल में चल रहा है क्या, देखिए, है ये सेलुलर एक्टिविटी, मतलब सेल में चलता है। लेकिन हमने क्या किया है कि सेल से इससे हमने एंजाइम निकाला जो इसको तोड़ने के लिए जिम्मेदार है। इस एंजाइम को हमने ऐसे बाहर एक ये ट्यूब में रखा और उसमें हम देख रहे हैं कि ये एंजाइम यहाँ पर भी लैक्टोज को तोड़ दे रहा है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम यहाँ पर आप बनाए हुए सेल के अंदर है क्या, नहीं, ये क्या है, सेल फ्री है, क्या है, सेल फ्री सिस्टम, ठीक। भले ही ये क्या है, ये प्रोसेस जो हो रहा है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाला प्रोसेस है। लेकिन अगर ये एंजाइम के बारे में आपको पता नहीं रहता, इससे ऐसे निकालते नहीं, जीव से ही निकाले क्या इसको। तो एंजाइम जो आपने एंजाइम निकाला वो क्या करता है, इसको ऐसे बाहर में तोड़ रहा है, सेल्फ फ्री सिस्टम में। लेकिन होने के लिए क्या है, लिविंग रिएक्शन है, ठीक है, क्लियर। कॉन्शियसनेस, नेक्स्ट कॉन्शियसनेस। सिंपल, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है बेटा संवेदनशीलता, किसी भी चीज के लिए सजग रहना, संवेदनशील रहना, है ना, उसके बारे में रिस्पॉन्स करना, ठीक है। जैसे यहाँ पर तेज आंधी तूफान चल रहा हो, मुझे पता चलेगा ना हवा बहुत तेज है करके, है ना, बहुत ज्यादा धूप रहेगी, मुझे पता चलेगा ना कि बहुत ज्यादा धूप है करके, कि बाहर निकलना है नहीं निकलना है। बारिश हो रही है, पानी को देखकर पता चलता है बारिश हो रही है तो छाता लेके जाना है या फिर नहीं जाना है। ये सब ये क्या है, ये कॉन्शियसनेस है। ये निर्जीवों में नहीं पाया जाता। इस टेबल कुर्सी को बाहर में रख दो, इसको मालूम है कि पानी में रहना है नहीं रहना है। ये किस में मिलता है, जीवों में, ठीक है, जीवों को पता चलता है ये सब चीज। तो ये है संवेदनशीलता, मान लो इसको, संवेदनशीलता, ठीक है, सिंपल। ये जीवों में पाई जाने वाली एक ऐसी एबिलिटी है ना, जिससे क्या करते हैं, ये रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुली, जो बाहरी चीज है उसके प्रति ये रिस्पॉन्स करते हैं। 2007 में नीट में आया था क्वेश्चन, है ना, कॉन्शियसनेस क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर है, क्या है,
डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर मतलब ये केवल जीव में मिलेगा और नॉन लिविंग में एब्सेंट रहता है, एब्सेंट इन नॉन लिविंग। ठीक है, नॉन लिविंग में ये एब्सेंट रहता है, सिंपल। जीव में एब्सेंट है क्योंकि ये डिफाइनिंग फीचर है और ये जीव में ही मिलेगा। 2007 में नीट में क्वेश्चन आया था। ठीक है, सिंपल कॉन्शियसनेस मतलब समझ गए, अपने चारों ओर के वातावरण के प्रति संवेदनशील रहना और रिस्पॉन्ड करना, प्रतिक्रिया देना, है ना। जैसे यहाँ पर मतलब एक दिया जला दिए, दिया जल रहा है बेटा, हाथ ऐसे रखूंगा मैं तो गर्म लगेगा तो हटाऊंगा ना, ये क्या है, कॉन्शियसनेस है, संवेदनशीलता। तो ये जो वातावरण है उसके प्रति मैं सजग हूँ ना, यहाँ पर माहौल गर्म है, यहाँ पर हटाता हूँ नॉर्मल है, तो कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना है ये सब मुझे मालूम है। तो ये कॉन्शियसनेस जीव में मिलता है। ठीक है, जैसे कि ये देखो बहुत ज़्यादा ऐसे धूप हो रहा है, ये सन बहुत ज़्यादा धूप ऐसे हो रहा है, तो ये क्या करता है, सिंपल, ये बहुत ज़्यादा गर्मी है तो शरीर से पसीना निकलने लगता है, तो इसके रिस्पॉन्स में निकल रहा है ना, कि ऐसे खुद से ही नहीं कर रहा है, इसके रिस्पॉन्स में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो ये पसीना नहीं कर रहा है, ऐसा टाइप का। तो ये क्या कहलाता है, कॉन्शियसनेस कहलाता है। स्टिमुलस, अब सिंपल सी बात है, जो चीज़ें हैं जिसके प्रति हम रिस्पॉन्ड करेंगे वो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है। तो एक है फिजिकल, फिजिकल का मतलब होता है जो बाहर की चीज़ें हैं, बाहर की चीज़ें, बाहर का मतलब जो निर्जीव है ना, और जो नेचर में बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलेगा और सब तरफ है। तो जैसे कि लाइट, सिंपल, लाइट क्या करता है, इसके प्रति हम रिस्पॉन्ड करते हैं। लाइट है तो हमको चीज़ें दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा लाइट आ जाता है तो हमारे यहाँ की पुतलियाँ फैल जाती है ना, तो ये हमारा शरीर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है क्या इसके लिए, बहुत ज़्यादा लाइट है आँख की पुतलियाँ फैल गई, है ना। या फिर बहुत ज़्यादा लाइट होने से क्या होता है कि हमको मतलब देखने में दिक्कत होती है तो हम हाथ वगैरह ऐसे कर लेते हैं, तो रिस्पॉन्स दे रहा है लाइट के प्रति, है ना। टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बाहर में बहुत ज़्यादा धूप है मान लो, तो हम जाएंगे क्या बाहर, अरे बहुत गर्मी है जान लेते हैं, फिर अंदर आ जाते हैं, नहीं जाते। ठीक है, ग्रेविटी, बहुत सारे प्लांट्स रहते हैं, उसमें क्या होता है बेटा, रूट जो होता है ना वो हमेशा क्या होता है, ग्रेविटी की तरफ जाता है। ठीक है, तो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ना, ग्रेविटी की साइड जा रहा है रूट, तो ये क्या है, ये रिस्पॉन्स है ग्रेविटी के लिए। वाटर, जैसे भी पता है बारिश हो रही है ना, बारिश हो रही है मान लो, तो बारिश हो रही है तो क्या होगा इससे, कि अपने क्या है ऐसे छाता पकड़ के जाएंगे, बारिश हो रही है तो पानी पड़ेगा ना, पता चलता है ना कि बारिश हो रही है, पानी गिर रहा है, तो क्या है, रिस्पॉन्स है हमारा कि हम छाता लेके जा रहे हैं, है ना। पानी पड़ रहा है तो यहाँ पर गीला गीला लग रहा है, तो ये क्या है, रिस्पॉन्स है, उसको महसूस करना, उसके प्रति रिस्पॉन्स देना, है ना। एयर, हवा तेज चल रही है स्लो चल रही है ऐसा पता चलता है। जैसे गर्मी के दिन है तो आप 1-2 नंबर पर अगर पंखा चलाओगे तो आप बोलते हो ना कि ज़्यादा चलाओ हवा कम आ रही है, ज़्यादा चलाने पर हवा तेज आती है, तो ये आपको मालूम है ना कि हवा तेज है या फिर स्लो है, ये सब क्या है, ये रिस्पॉन्स है। इन सब चीज़ के लिए हम संवेदनशील, इसके बारे में हम महसूस करते हैं। ठीक है, ये सर केमिकल्स, बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स, पॉल्यूटेंट्स का मतलब होता है बेटा, सिंपल सी बात, ये बहुत सारे आपके पॉल्यूशन जो होते हैं ना, जो पॉल्यूशन फैलाते हैं, तो उनके प्रति हम संवेदनशील रहते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है तो हम नहीं रह पाते, बहुत ज़्यादा धूल वगैरह है, डस्ट वगैरह, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ये हमारा रिस्पॉन्स नहीं है कि उसके प्रति, पॉल्यूटेंट्स के प्रति, है ना। एसिड है, एसिड के प्रति रिस्पॉन्स, है ना। जैसे कि प्लांट में क्या होता है, सिंपल, ये ऐसा ना एक संरचना रहता है स्टिग्मा करके, क्या करके, स्टिग्मा, प्लांट में ये है स्टिग्मा, स्टाइल, ये है ओवरी, ये प्लांट का फीमेल पार्ट है, क्या पार्ट है, फीमेल पार्ट। अब यहाँ पर क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स हैं ऐसे आते हैं, पोलन ग्रेन्स ऐसे आते हैं, ठीक है, स्टिग्मा पर ये चिपक गया। अब ये जो है पोलन ग्रेन, ये इसके अंदर नहीं जा सकता, एक एसिड की मदद लेता है, अगर वो एसिड नहीं रहा तो फिर ये इसके अंदर नहीं जाएगा, और फिर इसके जो ओव्यूल है, यहाँ पर ओव्यूल है, उससे ये फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर एक एसिड की मदद ली जाती है, वो एसिड है बोरिक एसिड। कौन सा एसिड, बोरिक एसिड। तो यहाँ पर बोरिक एसिड की मदद से पोलन ट्यूब बनता है, क्या बन रहा है यहाँ पर, पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब किसकी मदद से बन रहा है, बोरिक एसिड, है ना। तो बोरिक एसिड, इस एसिड की मदद ले रहे हैं ना, है ना, मतलब पोलन ट्यूब बनाने में कहीं ना कहीं बोरान, एक एलिमेंट बोरान है वो जिम्मेदार है।
सिंपल, क्लियर हो गया, एकदम इजी। तो एसिड की मदद ले रहे हैं, तो रिस्पॉन्स है ना इसके लिए कि ये रास्ता तभी देगा जब बोरिक एसिड रहेगा। ये स्टिग्मा, ये जो ओवरी है टोटल ये संरचना, ये बोरिक एसिड के प्रेजेंस में ऐसे बन पाएगा एसिड। तो ये होता है सिंपल। बहुत सारे गैसेस, जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा गैस वगैरह उसके प्रति भी हमारा शरीर रिस्पॉन्स करता है। जैसे कि मान लो बहुत गंदा स्मेल आ रहा है तो एकदम ऐसे करेंगे, गंदा स्मेल है, गैस है वो, हमको दिखाई नहीं दे रहा लेकिन हमारे नाक में आ रहा है, हमको स्मेल आ रही है, इस कारण से हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ये है कॉन्शियसनेस, ठीक है। अच्छा स्मेल से वाह क्या खुशबू है ना, लेकिन गंदे स्मेल छी, ये क्या है, तो ये रिस्पॉन्स है, ठीक है, समझ रहे हो ना ये सब चीजें। बायोलॉजिकल मतलब ये क्या है, स्टिमुलस, कि मान लो कोई जीव है, अब वो हमारे ऊपर हमला कर रहा है तो उसके लिए हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो ये कहलाता है क्या, बायोलॉजिकल स्टिमुलस। जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह हमारे अंदर हमला कर देते हैं ना, हमको रोग पहुंचाने की मतलब हानि पहुंचाने के लिए, है ना, तो क्या करते हैं कि जो मैक्रोफेज है, जो हमारे इम्यून सिस्टम है, उससे लड़ने चले जाते हैं। तो उसको उस बैक्टीरिया के साइज के अनुसार से वो अपना आकार बनाते हैं, मैक्रोफेज, है ना, तो उसका आकार बदल जा रहा है। ये सब क्या है, रिस्पॉन्स है। और इस रिस्पॉन्स के लिए कौन जिम्मेदार है, बायोलॉजिकल चीज, मतलब वो बैक्टीरिया जो लिविंग है वो, है ना, तो लिविंग थिंग्स यहाँ पर जिम्मेदार रहते हैं, लिविंग थिंग्स। एग्जाम्पल के तौर पर बैक्टीरिया, उसके लिए रिस्पॉन्स, ठीक है। फंगस वगैरह हाथ वगैरह में लग गया मान लो तो इचिंग होने लगती है, तो यहाँ पर इचिंग हो रही है, रेडनेस आ जाता है, सब चीज, तो कौन जिम्मेदार है, कोई बायोलॉजिकल चीज, फंगस है ना, तो ये सब चीज क्या है, ये सब स्टिमुलस है। तो आपने 3 प्रकार के स्टिमुलस पढ़े हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, क्लियर। इन सब के प्रति हम ये ऐसा रिस्पॉन्स देते हैं। सेल्फ कॉन्शियसनेस, अब एक बात बताइए, सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है बेटा खुद के बारे में सोचना, खुद के बारे में, दूसरे के बारे में नहीं, खुद के बारे में, ठीक है। तो सिंपल, अपने बारे में हम अवेयर रहते हैं कोई भी चीज, ठीक है। तो ये केवल और केवल ह्यूमंस में पाया जाता है। अब ध्यान से समझिए इस बात को। जैसे कि मुझे कोई चीज सही नहीं लग रही तो मैं वो नहीं करूंगा, ऐसा ये सोच किस में आता है, केवल इंसानों में। जैसे कि आप बाहर में देखिए, बाहर में अगर बरसात हो रही है, वहां पर बाहर में कोई कुत्ता वैसा है, वो पानी में नहीं है, ऐसे ही छांव में है कहीं पर, है ना, लेकिन अगर हम उस कुत्ते को ऐसे पानी में ऐसे फेंक के ऐसा कुछ रोटी वगैरह दे देते हैं, है ना, एग्जाम्पल है, तो वो कुत्ता क्या है, पानी वगैरह नहीं देखेगा, वो रोटी के लिए आएगा और चला जाएगा। लेकिन इंसान ऐसा कर सकता है क्या, कोई इंसान है, अब वो पानी वगैरह में ऐसे से मतलब क्या है, कहीं पर है, अब पानी गिर रहा है तो उसको बोलेंगे कि आ खाना खा ले, तो पानी गिर रहा है, भी नहीं आऊंगा, रुकने के बाद आऊंगा, ऐसा। तो ये खुद के बारे में सोचता कौन है, केवल इंसान, है ना, ह्यूमन बींग्स। क्योंकि ह्यूमन बींग्स बेटा होते हैं स्वार्थी, क्या होते हैं, स्वार्थी, अपने बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो ये होता है सिंपल, खुद के बारे में सोचना केवल इंसान में मिलेगा। अब जो कोमा पेशेंट है, कोमा पेशेंट, ये लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। कोमा पेशेंट वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते, है ना, कोमा पेशेंट क्या है, ब्रेन डेड है, ब्रेन डेड, ये रिस्पॉन्स नहीं करते दूसरे इधर उधर की कोई भी वातावरण है इसमें आप पानी डालो तो ये हटेंगे नहीं, है ना, मतलब रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, तो क्या आप इनको डेड बोलोगे। मान लो सुई वगैरह चुभ गया तो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं, है ना, मतलब हाथ हटाएंगे नहीं, तो ये क्या, ये इसको आप लिविंग बोलोगे क्या, आप इसको लिविंग बोलोगे या नहीं, ये बताइए, है ना। तो सिंपल, ये लिविंग है लेकिन ब्रेन डेड है, इसमें कॉन्शियसनेस नहीं है, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस अपसेंट, है ना, कॉन्शियसनेस नहीं है इसमें, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस है, वो सब चीज देख रहा है ना, वो चीजें सुन रहा है, महसूस कर रहा है खुद के बारे में, वो सब चीज उसको मालूम है, सुनाई दे रही है, देख रही है, हर चीज, है ना, हर चीज हो रहा है, लेकिन केवल वो क्या है, उसके प्रति रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है बस। तो ये क्या है, कॉन्शियसनेस नहीं रहता लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस तो है। सेल्फ कॉन्शियसनेस तो है भाई, है ना, तो ये लिविंग है भाई, कोमा पेशेंट को आप डेड नहीं बोल सकते, ठीक है, लिविंग, ठीक।
सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल। ध्यान से समझिएगा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि दुनिया में जितने भी जीव हैं, जिसको हम जीव बोल रहे हैं, वो कम से कम एक सेल के तो बने ही हैं, है ना। एक सेल के बने हैं, मल्टी सेलुलर हैं, है ना। तो ऐसे कोई भी जीव हो, अगर हम जीव की बात करें तो उसमें सेल पाया जाता है, सिंपल, है ना। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये केवल और केवल जीवों में मिलेगा। ये क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर है ना। लिविंग बींग्स में मिलता है, ठीक है, लिविंग बींग्स में मिलता है, जो सेल के बने होते हैं। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, बिल्कुल सही लाइन है ना, कि हर जीव कम से कम सेल से, कम से कम एक सेल तो होना ही चाहिए उसमें, तो सेल से। तो यूनिसेल्युलर रहते हैं बहुत सारे जीव, और बहुत सारे जीव क्या है, मल्टी सेल्युलर भी हैं, है ना, बहुत सारे सेल से मिलकर बने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बैक्टीरिया, ये क्या है, यूनिसेल्युलर है। क्या ये जिंदा नहीं है? ये जिंदा है, लेकिन ये सेल से बना है ना। अगर कोई किसी चीज में हम सेल नहीं है बोलते हैं तो उसको हम जिंदा नहीं मानते। जैसे वायरस को हम बोलते हैं उसमें सेल नहीं है ना। तो वायरस में अगर सेल नहीं है तो क्या उसको हम जीव बोलेंगे? नहीं बोलते। इसलिए तो नहीं बोलते क्योंकि उसमें सेल नहीं है, इस कारण से उसको हम जीव नहीं बोलते, है ना। उसको बोलते हैं जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, क्योंकि वो जब क्या करता है, किसी भी होस्ट में आता है, किसी जीव में हमला कर देता है, तब उसमें क्या होता है, वो अपने आप की कॉपी बनाने लगता है ना। तो वो क्या हो जाता है, वो जिंदा हो जाता है जीव में आने के बाद, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन उसको हम सेल नहीं है तो नॉन लिविंग बोलते हैं। बाहर में ऐसे पड़ा है तो ना ही उसमें कुछ हो रहा है, कुछ नहीं, कंकड़ पत्थर के समान है, तो इसलिए वायरस को बोलते हैं नॉन लिविंग, है ना, सिंपल, ऐसे बाहर है तो, ठीक है। तो चलिए, बैक्टीरिया के पास सेल है तो लिविंग है, ह्यूमंस के पास सेल है तो लिविंग है। तो हर जीव कम से कम क्या होना चाहिए, उसमें एक सेल होना चाहिए, तब उसको हम जीव बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सिंपल, हर जीव कम से कम एक सेल से बने हैं, है ना। सेल्स, ये है सेल। अब सेल क्या है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं और बैक्टीरिया वगैरह में नहीं प्रेजेंट रहते, ठीक है। तो सेल है, सेल है मतलब वो क्या है, जिंदा है, लिविंग है, ठीक है। तो बहुत सारे सेल, तो सेल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ऐसे सेल का जो ग्रुप रहता है वो बनाएगा क्या, टिश्यू, ठीक है। अब टिश्यू बहुत सारे मिलकर आपस में क्या बनाएंगे, ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जब एक साथ मिल जाते हैं तब एक पूरा जीव बनता है ना, एक पूरा इंडिविजुअल का निर्माण होता है। तो सिंपल, सेल क्या है, सिंगल एक सेल। अब जैसे ये टिश्यू बोल रहे हैं तो ये क्या हो गया, ग्रुप हो गया, किसका ग्रुप हो गया, सेल्स का ग्रुप। अब यहाँ पर ऑर्गन बोल रहे हैं तो ये भी ग्रुप है, लेकिन किसका, टिश्यूज का ग्रुप है। यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम बोल रहे हैं तो ये किसका ग्रुप है, ऑर्गन्स का ग्रुप है। यहाँ पर इंडिविजुअल बोल रहे हैं तो ये किसका ग्रुप है, ऑर्गन सिस्टम का ग्रुप है, ठीक है। तो ये ऐसा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स हैं, सेल बहुत सारे ऐसे इकट्ठे हुए क्या बना लिए, टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू आपस में मिल गए तो ऐसे ऑर्गन्स बना लिए, लीवर हो गया, किडनी हो गया, फेफड़ा हो गया, है ना। ये सब क्या है, ऑर्गन्स हैं, तो ऐसे ऑर्गन्स बना लिए। अब ये सब ऑर्गन्स मिल गए बहुत सारे तो एक ऑर्गन सिस्टम बनता है ना। जैसे फेफड़ा बस है तो वही बस भाग ले रहा है श्वसन में, ऐसा नहीं है कि पूरी संरचना ऐसे नाक से लेकर इधर पूरा, ये सब क्या है, ये सिस्टम है एक, है ना। क्या है, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है। वैसे ब्लड वगैरह में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो क्या उसमें केवल आरबीसी मिलता है या हार्ट बस भाग ले रहा है, ऐसा नहीं है ना, बहुत सारी चीजें भाग लेती हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, तो क्या कहलाता है वो, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो ऐसा एक सिस्टम बना लिया, उसके बाद सारे सिस्टम एक साथ मिलकर क्या बना लेते हैं, एक जीव का निर्माण करते हैं, है ना। तो एक जीव है, इसमें सब चीजें साथ में चलती हैं, रेस्पिरेशन भी हो रहा है, डाइजेशन भी हो रहा है, सर्कुलेशन भी हो रहा है, सब चीजें साथ में हो रही है ना। तो ये सब साथ में से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पर कोई भी एक है, वो उसके जैसा फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, ध्यान से समझिए। अगर ये सेल है तो क्या एक सेल इस टिश्यू की तरह फंक्शन परफॉर्म करेगा, नहीं। अगर ये फंक्शन परफॉर्म कर लेता तो टिश्यू क्यों बनाता। तो कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है ना तो सेल्स क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे टिश्यूज आपस में मिलकर कोई स्पेशल ऑर्गन बनाएंगे, क्यों, क्योंकि एक टिश्यू जो है वो इसके जैसा काम नहीं कर पा रहा, तो बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलकर ऐसी संरचना बना रहे हैं ऑर्गन, ताकि हम कोई एक स्पेशल काम कर सके। लीवर बनाए, इसका एक स्पेशल काम है, फेफड़ा बना दिया, उसका एक स्पेशल काम है, ऐसा। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गन, लेकिन क्या ये टिश्यू कर पाता क्या इसके जैसा काम,
नहीं कर पा रहा, इस कारण से उसने क्या बनाया, ऑर्गन। तो सबका अलग अलग फंक्शन रहता है, मतलब जो ऑर्गन सिस्टम कर सकता है वो ऑर्गन नहीं कर सकता, जो ऑर्गन कर सकता है वो टिश्यू नहीं कर सकता, इसका एक अलग फंक्शन है, इसका एक अलग फंक्शन है। ठीक है, अब देखिए ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम पर पाए जाते हैं, तो क्या बहुत सारे सिस्टम है, सब अलग अलग काम करते हैं, लेकिन सब एक साथ में एक इंडिविजुअल में फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सब साथ में मिलकर एक इंडिविजुअल को चलाते हैं। मैं यहाँ पर चल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो बहुत सारी चीजें, रेस्पिरेशन भी हो रहा है, खाना खाया हूँ, डाइजेशन भी हो रहा है ना, तो और क्या है, ब्लड सर्कुलेशन भी हो रहा है, तो सारे सिस्टम काम कर रहे हैं ना, सब ऑर्गन सिस्टम चल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, फिर एक इंडिविजुअल बनता है, ये इंडिविजुअल। लेकिन एक ऑर्गन सिस्टम क्या ऐसे इंडिविजुअली काम कर सकता है क्या, नहीं, है ना, मतलब सब क्या है, आपस में मिलकर ऐसे काम करेंगे तब एक इंडिविजुअल बनेगा। अब जो इंडिविजुअल कर सकता है वो एक सिस्टम कर पाएगा, जैसे मैं चल पा रहा हूँ, हाथ पैर इधर, तो एक कोई एक सिस्टम कर पाता है क्या, नहीं कर पाता, इसलिए बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिले तब एक इंडिविजुअल बना, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल मिलते हैं तो पॉपुलेशन बनता है। तो क्या होता है, जो एक सेल कर पाता है ना, एक सिंगल सेल, है ना, तो ये फंक्शन क्या है, कोई ग्रुप नहीं कर पाता, और कोई ग्रुप जो फंक्शन परफॉर्म कर सकता है वो एक सिंगल सेल नहीं कर पाएगा। तो सिंपल समझ रहे हैं ना क्या हो रहा है, कि अगर मैं यहाँ बोलूँ एक सेल है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम है ना, सबका अलग अलग फंक्शन है, लेकिन सब आपस में कोऑर्डिनेट करके, इंटरेक्शन करके सब एक सेल का निर्माण करते हैं, है ना, लेकिन सबका फंक्शन अलग अलग है। लेकिन अगर इसमें से चीजें हटा दी जाए, सब अलग अलग कर दी जाए, कि सब अलग अलग खुद से ऐसे काम कर पाएंगे क्या, इंडिविजुअली सेल के जैसा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए ये क्या है, कोऑर्डिनेशन है सबका साथ में मिलकर। ठीक है, ये सेल के लिए। तो यहाँ पर जो लाइन लिखी है उसके लिए, है ना, ये है लाइन। देखिए क्या है, कि ऑल सेलुलर रिएक्शंस, जितने भी सेलुलर रिएक्शंस हैं, ये आपस में इंटरेक्शन के कारण संभव है ना, कोई एक सिस्टम इसके लिए काम नहीं कर रहा, आपस में सब काम करके इस चीज को कर रहे हैं, रिएक्शन कर पा रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन सेल्स, है ना, मतलब जिन सेल से वो टिश्यूज बने हैं, है ना, कोई एक टिश्यू है, इसका एक अलग फंक्शन है ना, ये एक अच्छा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इसमें से हम एक सेल ले और उसको बोले कि जो टिश्यू परफॉर्म कर रहा है, वो जो काम टिश्यू कर रहा है वही काम ये सेल भी करे, क्योंकि इस सेल को हम इसी टिश्यू से निकाले, तो ऐसा संभव नहीं है। एक सेल जो मिलकर टिश्यू बनाता है ना, वो इंडिविजुअली उसका एक अलग फंक्शन है ना, टिश्यू की तरह काम नहीं कर पाएगा वो, वही। ठीक है, अब ये जो काम करता है वो क्या होता है, आपसी इंटरेक्शन के कारण होता है, आपस में सेल्स काम करेंगे तब एक टिश्यू फंक्शन परफॉर्म करता है। जो प्रॉपर्टी सेल में पाई जाती है वो उसके ऑर्गेनल्स में नहीं मिलेगी, सेल ऑर्गेनल्स में, है ना, मतलब जो प्रॉपर्टी एक सेल में है, उस सेल में जैसी प्रॉपर्टीज है, तो वैसी प्रॉपर्टीज सेल ऑर्गेनल्स में नहीं मिलेगी। सेल जैसा काम कर रहा है उसमें, मतलब मान लो रेस्पिरेशन चल रहा है ना, उसी में प्रोटीन का बनना चल रहा है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन उसमें सब हो रहा है, लेकिन सबको अगर अलग अलग कर दें तो सब वैसा काम सब कर सकते हैं कि एक साथ नहीं कर सकती, है ना, तो इसलिए बोल रहे हैं। ये सब जो करते हैं वो क्या है, इंटरेक्शन, आपस में इंटरेक्शन के कारण संभव है। अब इंटरेक्शंस रिजल्ट इन इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। सिंपल, अब सिंपल जो चीजें हमको ऐसे दिखाई दे रही है ना, इमर्जेंट प्रॉपर्टीज, जो केवल ग्रुप्स में देखने को मिलता है, किसमें, ग्रुप्स में। चीजें ग्रुप में जो कर सकती हैं वो एक इंडिविजुअल नहीं कर सकता। एक अकेला शेर दहाड़ेगा और बहुत सारे शेर एक साथ दहाड़ेंगे, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। एक शेर दहाड़ रहा है उसकी आवाज कितनी है, अगर बहुत सारे शेर एक साथ दहाड़ रहे हैं तो उसकी आवाज कितनी है। तो ग्रुप में जो चीजें हो सकती है उसको बोलते हैं इमर्जेंट प्रॉपर्टीज, है ना, और जो इंडिविजुअल करता है उसके प्रॉपर्टी अलग है, समझ रहे हैं ना, तो वही चीज यहाँ पर है, इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। इंटरेक्शन में मतलब कि दो से ज्यादा चीजें यहाँ पर इन्वॉल्व है, ग्रुप में है मतलब। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, मतलब अपनी कॉपी खुद बनाते हैं ये, है ना, मतलब अपने जैसे जीव खुद बनाते हैं। इवॉल्विंग, तो खुद विकसित हुए हैं, ये वातावरण के अनुसार से अपने आप को ढाले हैं, एडेप्ट किए हैं, तो ये पाया जाता है। सेल्फ रेगुलेटिंग, तो ये अपना जो सेल्फ रेगुलेशन है वो खुद देख सकते हैं, खुद कर सकते हैं। ठीक है, उनकी बॉडी खुद रेगुलेट होती है। ठीक है, तो इसमें
सिंपल सी बात है, आपको ये टोटल कैरेक्टर्स, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स ये क्लियर हो गए, ठीक है। अब इसमें लास्ट पॉइंट बचा है ना, ये जो आपके जितने भी लिविंग कैरेक्टर्स है उसका ये लास्ट पॉइंट है। सिंपल ध्यान से समझिएगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, चाहे वो प्रेजेंट में मौजूद हों, चाहे पास्ट में थे और फ्यूचर में भी जो रहेंगे, उन सब के पास जेनेटिक मटेरियल सेम टाइप का रहता है, लेकिन कुछ अंतर रहता है ना, वेरिंग डिग्री। अब ये अंतर कितना है, 99.9% ये क्या है, जितने भी जीव हैं उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या रहता है, डीएनए रहता है ना, सिंपल डीएनए रहता है। तो 99.9% क्या है, ये सेम है, क्या है, सेम, ठीक है। सब में जितने भी, अगर हम बोल रहे हैं जीव, तो किसी भी जीव की बात करें तो उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या रहेगा, डीएनए। तो जितने भी टोटल जीव हैं, है ना, उसमें तो एक स्पीसीज में अगर देखा जाए तो ऐसा 99.9% सब में जेनेटिक मटेरियल सेम है। डिफरेंट कितना है, 0.1%। ये क्या है, डिफरेंट। 0.1% क्या है, ये अलग है बस, बाकी सब क्या है, सेम है। तो सिंपल सी बात, जितने भी जीव हैं वो सेम जेनेटिक मटेरियल शेयर कर रहे हैं, है ना, एक जीव दूसरे जीव, ऐसे सब में क्या है, जेनेटिक मटेरियल सेम टाइप का है, वो है क्या, डीएनए पाया जाता है। और ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। लेकिन वायरसेस में, वो भी सभी वायरसेस नहीं, कुछ वायरसेस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए रहता है। जेनेटिक मटेरियल मतलब समझ रहे हो, जिसके पास वो इंफॉर्मेशन है जिसको वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेज सकता है। तो कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिसके पास क्या रहता है कि जो इंफॉर्मेशन है वो आरएनए में रहता है, और ये आरएनए क्या करता है, उन इंफॉर्मेशन को लेके जाता है, किसी जीव में ये हमला कर दिया वायरस, तो वहां पर इसके जैसा प्रोटीन बनने लगता है, ठीक है। और कुछ वायरसेस ऐसे जिसके पास डीएनए रहता है। लेकिन किसी भी जीव में जिसके पास एक सेल है उसमें कभी भी आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाता, क्योंकि आरएनए बेटा अनस्टेबल है, उसमें इंफॉर्मेशन नहीं रखा जाता। तो इंफॉर्मेशन हम एक स्टेबल चीज में रखते हैं, वो स्टेबल चीज क्या है, डीएनए, ये है ना, डीएनए। तो दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी, है ना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सब में जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए, क्या है, डीएनए। इंसान, बैक्टीरिया, किसी की भी बात करें, है ना, उस सब में क्या है, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया आज का। तो आज का टॉपिक यहाँ पर हम खत्म करते हैं सिंपल, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे और आगे। तो फिलहाल ये है लिविंग वर्ड का स्टार्टिंग। अब इसमें अगर कोई डाउट आता है, कोई सवाल नहीं बनता है, तो आप बताइएगा बिल्कुल, ये चैप्टर हम और कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है।